Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session, and we are going to talk about chapter 11 from your book. And the title of the chapter is Evaluating and Institutionalizing OD Interventions. When we talk about learning objectives, so these are the two learning objectives associated with this chapter. That's to understand the issues associated with evaluating OD interventions and to understand the process of institutionalizing OD interventions and the factors that contribute to it. So regarding those factors, we'll be definitely inquiring different models and associated variables, and we'll be coming to know that how those models and variables are in association with our investigation related to an organizational facility based upon the problem areas identified to us. So when we talk about certain issues in evaluating OD interventions, we have to look upon two aspects of feedback. Number one is implementation feedback, and second is evaluation feedback of our obviously designed components and interventions. And when we are designing a feedback, there are certain measurements that we have to bear in our mind, and those measurements are supposedly consisting of the right variables. Okay, because if you have chosen the wrong variables to investigate a phenomena, तो obviously आप उसके सही रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाओगे. So आपको वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि किन वेरिएबल्स को किस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पिक कर रहे हो, और वो वेरिएबल्स जो हैं क्या प्रॉपरली उस फिनोमेना को, उस कॉन्टेक्स्ट को कंप्रीहेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So you have to look upon the designing of the components in a proper manner. उसमें आपके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, आपकी रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, आप वैलिडिटी को कैसे इंश्योर करोगे. So these are the things that you have to focus upon. And as I told you earlier, that when we talk about reliability and validity, remember one thing, that humanly it is not possible to make any investigation 100% reliable and 100% valid, because there are certain limits and conditions associated with human investigation. So हम कोशिश अलबत्ता जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी वर्क को, अपने काम को वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल और वैलिड वो बना सकें. रिलायबिलिटी का इन जनरल मतलब ये है कि जो रिजल्ट्स आपको मिले उनमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करो जो चीज इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए. राइट. सो ये दो हमारे पास मेजर कंसर्न्स हैं जो कि एचआरएम के परहैप्स हर कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है. चाहे आप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, चाहे आप कोई लीगल एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू मेक द थिंग्स रिलायबल एंड वैलिड. बिकॉज कोई भी कंटेंट आपके एचआरएम से रिलेटेड वो चैलेंज होना शुरू हो जाएगा इफ इट इज नॉट रिलायबल और इफ इट इज नॉट वैलिड. ओके, सो उस मकसद के लिए हो सकता है कि आपके कंप्लीट रिसर्च डिजाइन उस पर से गुजरना पड़े. यू मे हैव टू कम अप विद सर्टेन हाइपोथेसिस, यू मे हैव टू कम अप विद सम लिटरेचर रिव्यू एज वेल, यू मे हैव टू कम अप विद डेवलपिंग द थीमेटिक पर्सपेक्टिव्स, एंड यू आल्सो मे हैव टू डेवलप सर्टेन मॉडल्स जिसमें कि आप एसोसिएशन दिखा सको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, और ये बात एलैबोरेट कर सको कि रिसर्च पर्सपेक्टिव में आपने जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, इट इज फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज. ठीक है, तो आपकी जो स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं बाजुकात वो भी डेवलप की जाती हैं इन द होल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक की बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक में इट इज सेड दैट द फीडबैक एम्ड एट गाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स. सो इसमें हर एक स्टेज, हर एक फेज के बाद आप क्लाइंट के साथ शेयर करते रहते हो कि हाउ मच यू हैव डन, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस इन द फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, सो उस सारे प्रोसेस के दौरान आपके डिफरेंट माइलस्टोन्स, इंटरमीडिएट जो टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, यू हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द क्लाइंट सो दैट द क्लाइंट शुड बी इक्वली अवेयर कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर कंपनी. Likewise, measures of the interventions progress, वो आप बताते हो क्योंकि बाज़ औक़ात interventions जो हैं उनके सामने कुछ रुकावटें भी आ जाती हैं, conditions and constraints भी आ जाते हैं. For example, the organization might be running short of budget, the organization might be having some political issues that they are not ready to share a certain information. तो आपको क्लाइंट के साथ मुसलसल राब्ते में रहना है, उसको कॉन्फिडेंस में रखना है, and you have to share the measures of the interventions progress. ठीक है, तो ये तो हमारा साइड हो गया इंप्लीमेंटेशन फीडबैक के हवाले से. अब जब हम इवैल्यूएशन फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक एम्ड एट डिटरमिनिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन.
कि कोई भी इंटरवेंशन जो आपने वहां पर इनकॉर्पोरेट की उसके आउटकम्स वो टेक्निकली क्या थे और क्या वो आउटकम्स डिजायरेबल थे, नॉट डिजायरेबल थे, आपको दोबारा से क्या उसको इंप्लीमेंट करना है। सो ये आपका वैल्यूएशन फीडबैक होगा ऑफ योर वर्क। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस और इवैल्यूएशन का मतलब है एट द एंड ऑफ द वर्क, जब आप उसको रिजल्ट शो करोगे। सो उसमें आपके गोल्स, आउटकम्स ऑफ द परफॉर्मेंस ये शो किए जा रहे होंगे और मेजर्स ऑफ द इंटरवेंशंस इफेक्ट उसको हम एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, अब आपका इंप्लीमेंटेशन फीडबैक में जो पॉइंट था दैट वाज मेजर्स ऑफ द इंप्लीमेंटेशंस प्रोग्रेस, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ द इंटरवेंशंस इफेक्ट, which means कि the intervention has been completed for a particular period of time, और अब आप उसके जो इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं जिन्होंने नेक्स्ट फेज के अंदर आपके साथ कंटिन्यू करना है उनको आप एलैबोरेट यहाँ पर वो कर रहे होते हो। अक्सर औकात ये भी होता है कि इवैल्यूएशन फीडबैक इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट rather than कि हम उसको फेज वाइज इवैल्यूएशन फीडबैक कहें। सो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप ओवरऑल प्रोग्रेस को भी डेमोन्स्ट्रेट एंड इवैल्यूएशन फीडबैक वो कर सकते हो। दैट इज ऑल सब्जेक्ट मैटर कि आपका जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम था और आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी डेप्थ और विड्थ और स्ट्रेंथ वो कितनी है। अगर तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है, सपोज इट इज फॉर 1 वीक और 2 मंथ्स ड्यूरेशन, तो उसमें जाहिर है कि शायद इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेशन और डिटेल ना हो। लेकिन अगर फर्ज करें कि द प्रोजेक्ट इज 5 इयर्स, तो ऑब्वियसली फिर 5 ईयर प्रोजेक्ट में आपको एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में जनरेट वो करनी होंगी। अब ये जो इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन फीडबैक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम डेवलपिंग फ्रॉम द डायग्नोसिस। ऑब्वियसली आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे किया, बिकॉज दैट इट वुड बी द सेम क्वेश्चन व्हिच आई विल बी आल्सो आस्किंग यू ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट कि हाउ हैव यू डायग्नोज्ड द प्रॉब्लम। बिकॉज क्लाइंट आपको जो टेंटेटिव प्रॉब्लम एरिया बता रहा है वो तो सिर्फ टेंटेटिव है, अब आपने उसको डायग्नोज करना है यूजिंग ऑल द मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द सेशंस कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया, आपने डायग्नोज कैसे किया और क्या आपका जो मेथड ऑफ डायग्नोसिस था वो ठीक भी था कि नहीं। तो जो कुछ भी आपने डायग्नोज किया जाहिर है कि उसकी रोशनी में ही आप चीजों को इंप्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन की तरफ वो लेकर जाओगे। और प्लस आपको ये भी देखना है कि व्हाट आर योर प्लान बीज, what are your plan B, C, D and E, what are your contingency perspectives। ठीक है, आपने अल्टरनेटिव इंटरवेंशंस जो हैं वो अपने लिए कौन सी सोच रखी हैं कि फर्ज करें कि एक इंटरवेंशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स कमिंग अप, तो व्हाट अदर मेथड्स यू थिंक दैट यू हैव टू कम अप विद। अब जाहिर है कि जब हम इंटरवेंशंस की और अल्टरनेटिव इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं तो यू हैव गॉट टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, यू हैव गॉट ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन, यू हैव गॉट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन, यू हैव गॉट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। तो हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप अपनी इंटरवेंशंस को एस्टैब्लिश वो कर सकते हो। So once this work is done, this homework is done, so the second step would be implementation of intervention, जिसमें के clarify the intention to the client that why you are here and what you are going to do, and obviously you have to answer all the 5 W's which are coming from the client, and plan for next steps जो हैं वो आपके establish किए जाएंगे। Once the implementation is started in a successful manner, तो फिर अगला स्टेप होगा कि आप implementation feedback provide करोगे, measures of the intervention and immediate effects, और obviously last step होगा evaluation feedback का। और इन दोनों स्टेप से there would be a feedback loop which would be flowing back। ठीक है, ये जानने के लिए कि आपका जो सारा फ्रेमवर्क था वो ठीक था कि नहीं, डू यू नीड टू गो फॉर सम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, डू यू नीड टू गो फॉर रिवाइजिंग योर इंटरवेंशंस, डू यू नीड टू गो फॉर अडॉप्टिंग योर प्लान बी। सो ये सब एक प्रोसीजर आपका सिस्टमैटिकली वो चलता है। अब यहाँ पर आपको मैं इसी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट को एक रिसर्च आर्टिकल से मैंने ये फ्लो शीट डायग्राम आपके लिए पिक की है। The font might be a little blur, but still I think that we are able to read it, and I'm showing you a model of organizational performance and change। ठीक है, अब एक टिपिकल मॉडल कि आपको किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशंस को लॉन्च करना होता है, किस तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी मैप्स वो एस्टैब्लिश करने होते हैं, किस तरीके से आपको इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स उनको एलैबोरेट करना होता है। By the way, this research article is also placed on the Google Drive and you can have access to it. Now, इस model of organizational performance and change को पढ़ने के लिए हमारे पास starting point है on the bottom of the slide, जहाँ पे लिखा हुआ है individual and organizational performance। Okay, so it is like assumed कि आपके पास कुछ individual and organizational performance के measures वो available हैं,
आपके पास कुछ फीडबैक अवेलेबल है जो कि क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास कुछ कोई प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई की गई है विच इज एसोसिएटेड विद आइदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है। अब वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर से एसोसिएटेड है, वो इंडिविजुअल जॉब डिजाइन का इशू है, वो वर्क फ्लो का प्रॉब्लम है, वो टर्नओवर का इशू है, वो वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई ब्रांड लॉन्च का इशू है। सो देयर कैन बी मिलियंस ऑफ इश्यूज व्हिच कैन एक्चुअली बी हाइलाइटेड, ठीक है। So whatever generically हम चीजों को देख रहे हैं कि whatever is individual organizational performance is at the current situation, ठीक है, हम उसको obviously improve करना चाहते हैं। अभी जो individual and organizational performance है that is directly associated with the level of motivation prevalent in the culture and the individuals are having। अभी जो motivation है that might be linked with the task and the individual skills, जिसमें कि ऑब्वियसली आप डिफरेंट मॉडल्स यूज करोगे इंडिविजुअल स्किल्स के हवाले से, जैसे कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल जिसमें हम स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक, इन चीजों को एसोसिएट करते हैं। आपका टास्क डिजाइन कैसे हुआ, आपने वर्क एनालिसिस कैसे किया, उसमें टास्क एनालिसिस, वर्क एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस आपने कैसे डेवलप किया, जो कि जॉब डिजाइन के सारे कंपोनेंट्स हैं। सो ये सब आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स वो इको करने शुरू हो जाने चाहिए, बिकॉज इन सब के साथ एसोसिएटेड है मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ एसोसिएटेड है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन के साथ एसोसिएटेड है, देयर कैन बी मेनी मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ योर प्रॉब्लम कि आपको किन वेरिएबल्स को यहां पर इंट्रोड्यूस करवाना है। दूसरी तरफ हमारे पास इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज हैं, बिकॉज जब तक एक इंडिविजुअल की इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी में उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब मोटिवेशन इज फर्दर लिंक्ड विद वर्क यूनिट क्लाइमेट। आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वर्क फ्लोज कैसे डिफाइन किए गए हैं, वर्क इनफ्लोज क्या है, वर्क आउटफ्लोज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब वो कैसे एलैबोरेट किया गया है, उसमें आपकी कंटीजेंसीज क्या है, उसमें आपकी कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो ये सब कुछ मिलकर आपका वर्क यूनिट क्लाइमेट इन्वॉल्विंग द कल्चरल पर्सपेक्टिव एज वेल वो डेवलप कर रहा होगा। अब आपका जो वर्क यूनिट क्लाइमेट है इट विल बी फर्दर लिंक्ड विद द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच आर करंटली प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। It would also be linked with the structural detail of the organization। और आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में मैनेजमेंट साइंसेज में जब हम वर्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो दैट वुड इमीडिएटली मीन थ्री थिंग्स which are physical outlook, departments and hierarchy। तो अब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका फिजिकल आउटलुक मींस फैसिलिटी लेआउट वो आपने कैसे डेवलप किया, आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन किन बुनियादों पर की गई है, जिसमें कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये सब आपके काउंट किए जाते हैं। और प्लस आपको हायरार्की को भी देखना है कि हायरार्की में चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइंस ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपके 7 वेरिएबल्स हैं टिपिकली हायरार्की को स्टडी करने के लिए, उनकी सिचुएशन क्या है। और इन तमाम बातों के पस मंजर में आपका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है कि मैकेनिस्टिकली डेवलप हो रहा है। अब ये सारा जो मैं आपके साथ डिस्कशन लॉन्च कर रहा हूं, दिस इज ऑल द नॉलेज कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस इनिशियल कोर्सेज, ठीक है, कि जहां से ये बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए जिनकी रोशनी में अब आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के काबिल हो। दूसरी तरफ आपके सिस्टम्स कैसे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अब आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे डेवलप किए गए हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन वो आप करते हो टू आइदर अंडरस्टैंड योर वर्क यूनिट क्लाइमेट और द कल्चर। ओके, अब ये जो आपका वर्क यूनिट क्लाइमेट एंड द कल्चर है ये मरहूने मिन्नत किनका बन रहा है, ये मरहूने मिन्नत बन रहा है स्ट्रक्चर का, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का और आपके सिस्टम्स डिजाइनिंग का, जिसमें कि आपके ऑब्वियसली सर्टेन जो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस हैं उनको एलैबोरेट किया जाता है। अब आपका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं दे आर फर्दर लिंक्ड विद द लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स and obviously systems are linked with organizational culture and structure is linked with your mission and strategy because उसके मुताबिक हमें alignment बनानी पड़ती है अपने structural design की, और फिर eventually ये सारी चीजें are in association with your external environment, ठीक है, your overall industry, आपके ओवरऑल कंट्री के हालात और वाकयात कैसे हैं, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, डेमोग्राफिक, लीगल पर्सपेक्टिव्स, वो सब क्या है, बिकॉज उन सब ने ऑब्वियसली असरअंदाज होना है आपके ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स के साथ। ओके, अब अगर आप इसको थोड़ा सा होलिस्टिकली देखो, थोड़ा सा इन डेप्थ देखो, तो यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेडली ऑपरेट करती हैं, और इन तमाम पॉइंट्स में किसी एक चीज को भी टिकल करने का मतलब ये होगा कि यू आर गोइंग टू हैव एन इफेक्ट, एन इम्पैक्ट
on the rest of the scenarios, because all of these things are actually attached with one another. ठीक है, तो आपको किसी भी पॉइंट पर अपनी बात को रिलेट करने के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉपर फीडबैक, इन सब चीजों की जरूरत वो होगी। अब इन तमाम जो आपके मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड चेंज मैनेजमेंट में दिखा रहा हूं, व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब किस किस्म की स्टडीज आपके पास होनी चाहिए। अब उसी आर्टिकल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समरी ऑफ स्टडीज इन सपोर्ट ऑफ मॉडल्स वैलिडिटी। ठीक है, अब इस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए कि आया दिस मॉडल इज करेक्ट और नॉट, अब ये आपके पास लिस्ट ऑफ स्टडीज आ रही हैं और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं विच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उसमें जिन चीजों की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, दैट वुड बी रिलेटेड टू द मिशन एंड स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, कल्चर, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबसे पहले इन चीजों को इफेक्ट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग वो करते हैं। When you talk about mission and strategy, you need to investigate the structure and leadership and culture. When you talk about leadership, it would be related with the management practices and performance. आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर भी कि लीडरशिप किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड होती है और टेक्निकली लीडरशिप को स्टडी कैसे किया जाता है। तो इन तमाम बातों के जवाब अभी हम कमिंग स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज कल्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यू नीड टू नो रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस, एंड दीज आर नॉट द ऑल वेरिएबल्स आई एम शोइंग यू. This is just an appetizer. Okay, these are the types of investigations and the variables and the constructs involved when you talk about certain dimensions of the model which we have discussed previously. ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्लाइमेट, आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिस्टम, टास्क रिक्वायरमेंट्स, इनके बारे में आपको बड़ा क्लियर कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ऑन द राइट साइड ऑफ दिस टेबल जहां पे स्टडीज लिखी हुई हैं, ये वो इन्वेस्टिगेशन जो स्टडीज का रेफरेंस दिया जा रहा है जो डिफरेंट लोगों ने माजी में वो की, एंड दे वर एबल टू इन्वेस्टिगेट दीज थिंग्स फॉर अस। ओके, ताकि हम कहीं दोबारा से री इन्वेंशन ऑफ द व्हील वो ना करनी शुरू कर दें। ओके, सो इन लोगों के जो स्टडीज हैं, इन लोगों का जो जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, उस लिटरेचर रिव्यू से हम ये बात जान सकते हैं कि किन किन वेरिएबल्स की एसोसिएशन किन किन पर्सपेक्टिव्स के साथ ऑलरेडी स्टडी की जा चुकी है, ताकि हम उनके जो आउटकम्स हैं उनको एज सच वो यूज कर लें। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उनके जो आउटकम्स थे वो अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंचकर चैलेंज हो रहे हों। ओके, तो अगेन ये आपका अपना इंटेलिजेंट लेवल है, ये आपकी अपनी कंपिटेंसीज एंड प्रोफिशिएंसीज हैं जो कि इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगी कि आइदर यू हैव टू यूज द सेम मॉडल्स और यू हैव टू डेवलप योर मॉडल्स एट योर ओन। ओके, बट यू हैव टू कम अप विद द मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल डिस्कशन। ठीक है, सर्टेन कंस्ट्रक्ट, सर्टेन वेरिएबल्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे जिनको आपने यूज किया अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, सो लाइकवाइज जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो उसके लिए हमें क्लाइमेट, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज को मद्देनजर रखना है। जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो मोटिवेशन, परफॉर्मेंस को हमें देखना है। जब हम टास्क पर्सन की बात करेंगे तो आपने उसके टीडीआर एंड केएसओस कैसे डेवलप किए हैं, उसमें मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस के मेजर्स क्या हैं, इसके ऊपर बात होगी। इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज की जब हमने बात करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास डिफरेंट नीड को असेस करने के जो मॉडल्स हैं, द पॉपुलर मॉडल्स, वी हैव टू पिक दोस। फॉर एग्जांपल मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, आपने बेसिक जो एक मॉडल है नीड इन्वेस्टिगेशन का, आपने वो पिक किया, या आपने एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी को यूज किया, ठीक है, या आपने मैकलियन 3 नीड थ्योरीज का सहारा लिया। तो व्हाट नीड मॉडल, व्हाट नीड थ्योरी यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन पर्सपेक्टिव्स। Okay, so that is the list that is available to us in different studies and different models कि आप अपनी investigations को technically कैसे launch वो करते हो। अब इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए कि कहां से और कैसे ये तमाम वेरिएबल्स एसोसिएट करते हैं, आई हैव चोजन अ मॉडल फॉर यू। फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टिगेट करना है टीम इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच करती है और उनका प्रॉब्लम यह है कि वहां पर टीम इफेक्टिवनेस नहीं है, वहां पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वक्त पर पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाते, वहां पर टीम्स जो हैं वो सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पाती, वहां पर वो टीम कम है और ग्रुप्स ज्यादा हैं। तो अब आपने ये इन्वेस्टिगेट करना है कि एक ग्रुप को हम टीम के अंदर कन्वर्ट वो कैसे कर सकते हैं, या एक टीम की जो इफेक्टिवनेस है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, एक टीम में सिनर्जी वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Okay, now supposedly if that is the agenda for which you are engaged with an organization,
तो आपको बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए कि वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड मॉडल टू कैलकुलेट द टीम इफेक्टिवनेस। अब इस एस्टैब्लिश्ड मॉडल में हमारे डिफरेंट कॉन्टेक्सचुअल कंट्रीब्यूशंस हैं, कुछ कंपोजिशन के डिस्कशंस हैं, कुछ वर्क डिजाइन के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ सर्टेन प्रोसेसेस हैं व्हिच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आप टीम इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए जब हम कॉन्टेक्सचुअल डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वी कम टू नो, जो हमारे पास फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑन द टॉप ऑफ द फ्लो शीट डायग्राम, और वो है कि वी हैव टू सी कि आइदर वी आर अवेलेबल विद एडिक्वेट रिसोर्सेज और नॉट, बिकॉज समटाइम्स इट वुड हैपन कि आप टीम की इफेक्टिवनेस के ऊपर तो ढोल बजा रहे हो, लेकिन आपने उनको प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए। आप चाहे वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके मटेरियल रिसोर्सेज हो, तो यू हैव टू सी कि क्या आपने प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन उस टीम को की कि नहीं की। बिकॉज अगर आपने रिसोर्स एलोकेशन नहीं की तो टीम अपनी इफेक्टिवनेस के ऊपर कंप्रोमाइज शायद कर बैठेगी। सेकेंडली, यू नीड टू सी कि टीम इफेक्टिवनेस को जब आप डिस्कस करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, सिनर्जी क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पर लीडरशिप एंड स्ट्रक्चरल डिटेल वो कैसी है। अभी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप के किस तरह के पर्सपेक्टिव्स आपको मद्देनजर रखने चाहिए, स्ट्रक्चरल डिटेल आपको कैसी सोचनी चाहिए। जैसा भी आपको मैंने पहले भी अर्ज किया कि स्ट्रक्चर से मुराद तीन चीजें हैं, फिजिकल आउटलुक, डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की, और ऑब्वियसली उसको स्टडी करने के लिए आपके पास एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो होनी जरूरी है कि फैसिलिटी लेआउट उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके क्या कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके डिपार्टमेंटलाइजेशन के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, टेरिटोरियल या ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेसेस जो हैं अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ, अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ वो आपको अवेलेबल हैं। ओके, इसी तरह क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट वो वहां पर कैसा है, ओवरऑल कल्चरल पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है, एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम वहां पर कैसा है। बिकॉज अगर आप लोगों को प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं करोगे तो नो चेंज वुड बी टेकिंग प्लेस। As we have discussed it already, if you talk about change and do not change the reward and recognition system, nothing would change. People would always appreciate that change which is going to jingle in their pocket, because the people are always having a question in their mind that what's in it for them, why they should be incorporating a particular change, उनको उसमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो उस मकसद के लिए हमें एक प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, हमें एक प्रॉपर इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पैरामीटर वो एस्टैब्लिश करना होगा। उसकी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर फॉरगेट अबाउट ब्रिंगिंग इन एनी चेंज और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एनी चेंज। लाइकवाइज कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो अब ये भी देखना होगा कि उस टीम में लोग कौन है। Either they are able and willing, either they are not able and not willing, either they are able but willing but not willing। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि who are the people with what set of competencies and proficiencies available, उनके KSAOs क्या हैं। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ मेंबर्स को भी बाज़ औक़ात हमें प्रॉपर ऑडिट वो करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वो लोग वहां पर हैं कौन। इसी तरह उनके पर्सनैलिटी कैसी है, आया दे आर हैविंग द राइट पर्सनैलिटी, जॉब फिट और नॉट। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप ए है, टाइप बी है, उनकी पर्सनैलिटी में मैकविलिनिज्म स्कोर कितना है, उनका लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, उन्होंने इंट्रोवर्ट एक्सप्रेशन के साथ काम करना है कि एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेशन के साथ काम करना है, उनके बिग 5 मॉडल रिजल्ट्स क्या हैं, उनके MBTI स्कोर वो क्या चल रही है। तो दीज आर ऑल द बेसिक लेवल थिंग्स दैट यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। इसी तरह एलोकेटिंग रोल्स के हवाले से क्या वहां पर प्रॉपर रोल डेफिनेशन मौजूद थी कि नहीं थी, जेडीज डेवलप हुई थी कि नहीं हुई थी, जॉब डिजाइन किया गया था कि नहीं किया गया था, वहां पर TDRs एलेबोरेट किए गए थे कि नहीं किए गए थे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हमें कंपोजिशन के हवाले से टीम इफेक्टिवनेस में वो सोचने समझने हैं। लाइकवाइज वहां पर डाइवर्सिटी कैसी है और किस बेसिस पर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ एज है, डाइवर्सिटी ऑन बेसिस ऑफ जेंडर है, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर है, सेक्ट, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी, किस बेसिस पर डाइवर्सिटी वहां पर मौजूद है, और फिर उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के तरीके वो आपको सारे सोचने होंगे। लाइकवाइज वो टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है, वहां पर मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी वो कितनी है, वहां पर मेंबर प्रेफरेंसेस, हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज वो क्या है, और कितनी स्टैब्लिश की गई हैं, कितनी डिफाइन की गई हैं, कितनी शेयर की गई हैं। तो ये सब चीजें अब आपकी कंपोजिशन के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह जब हम वर्क डिजाइन की बात करते हैं तो वर्क डिजाइन में जैसे मैं बार बार रेफर करता हूं जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को, तो यहां पर JCM के जो पॉइंट्स है वो मेंशन किए गए, क्योंकि इन JCM के इन पॉइंट्स ने डायरेक्टली आपके साइकोलॉजिकल फ्रेम्स को इफेक्ट करना है, आपकी मोटिवेशन को इफेक्ट करना है, जिससे कि आपकी टीम इफेक्टिवनेस या क्रिएट होगी या कंप्रोमाइज हो जाएगी।
सो ऑटोनॉमी, फीडबैक, स्किल वैरायटी, टास्क यूनिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ये तमाम चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपने मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उस टीम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसी तरह जब हम प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे तो कॉमन पर्पस, स्पेसिफिक गोल्स, टीम एफिकेसी, के द टीम इज हैविंग द विल दैट दे कैन डू इट और नॉट, उनका मोरल कैसा है, ये सब चीजें कैलकुलेट होंगी। कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल का है, इसको डिस्कस किया जाएगा। सोशल लोफिंग वहां पर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को भी देखा और परखा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सबको इस वेरिएबल का पता होगा, सोशल लोफिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए जो आमतौर पर डिस्कस की जाती है कि सपोजेटली अ कार इज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, उसकी सपोज बैटरी डाउन है। सो अब उसका तरीकेकार यह है कि आपको धक्का लगाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। अब अगर एक बंदा धक्का लगा रहा है गाड़ी को, तो वो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा होगा कि किसी तरीके कार स्टार्ट हो जाए। जब दो लोग उसको पुश कर रहे होंगे तो दोनों अपनी पूरी एफर्ट नहीं लगा रहे होंगे, दोनों में से दोनों वो कुछ लेवल तक कंप्रोमाइज इन देयर एफर्ट वो करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे वुड बी हैविंग एन इनर इंप्रेशन कि दूसरा बंदा अवेलेबल है, उसकी भी फोर्स लग रही है। ठीक है, अब अगर आपके 6 लोग हैं तो 6 लोग आपके अपनी मुकम्मल एफर्ट नहीं लगा रहे होंगे, उसमें से हो सकता है कि कोई एक बंदा जो है वो सिर्फ हाथ रख के चल रहा हो, बिकॉज वो सोशल लोफिंग का शिकार हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा अपनी एफर्ट को 100%। रीजन बीइंग कि उसको ये कॉन्फिडेंस है कि द अदर पीपल आर आल्सो देयर टू सपोर्ट एंड प्रमोट द सिस्टम। ओके, सो दैट इज व्हाट यू कॉल सोशल लोफिंग। तो अब आपको ये भी देखना है कि टीम की इफेक्टिवनेस पे कंप्रोमाइज क्या कहीं सोशल लोफिंग की वजह से तो नहीं आ रहा है। So this is how the models help us to find out the team effectiveness. Okay, अब इन तमाम की आगे फिर फर्दर डिटेल है। कॉन्टेक्चुअल प्रोसेसेस को देखने के लिए हमारे पास फर्दर डिटेल है, कंपोजिशन को इन्वेस्टिगेट करने की फर्दर डिटेल है, वर्क डिजाइन से रिलेटेड फर्दर डिटेल है, प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेट करने की फर्दर डिटेल है, जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जूम मीटिंग में वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्लॉट खत्म हो रही है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।